कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया। पिघला दे जंजीरें और बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। वीडियो के अंत तक इस मोटिवेशन को अपने साथ रखते हुए आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7, जिसमें धारा 44, 45 और 46 है। एक सूचना जनहित में जारी, कल से शुरू हो रही है आपकी मैथ्स की क्लासेस, तो आप लोग रेगुलर इसे देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 धारा नंबर 44 के साथ में। चैप्टर नंबर 7, इसका टॉपिक है स्टेट एड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। एड का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, किसी को असिस्ट करना। सहकारी समितियों को राज्य सहायता, तो जितनी भी सहकारी समितियां अपने राजस्थान राज्य में हैं, उनको अपनी राजस्थान गवर्नमेंट क्या क्या सहायता उपलब्ध करवाती है वो पढ़ने वाले हैं हम धारा नंबर 44 से 46 तक। धारा नंबर 44, फाइनेंशियल पार्टनरशिप और एड ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले कौन सी भागीदारी रहेगी? वित्तीय भागीदारी। सरकार की सहायता जो होगी वो धन के संबंध में होगी। धारा नंबर 44(1), धारा 44 की उपधारा 1 में ए पार्ट है शेयर पूंजी में प्रत्यक्षतः निवेश। सरकार क्या करेगी? सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में इन्वेस्टमेंट करेगी, और इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? जो सहकारी सोसाइटियां हैं वो लंबे समय तक चल पाएगी, किसी भी कारण से डूबेगी नहीं, मतलब पैसे की कमी वहाँ पर नहीं हो पाए, इसीलिए सरकार क्या करती है? उसकी शेयर पूंजी में निवेश करती है। पॉइंट नंबर बी पर आते हैं। शीर्ष सोसाइटी को अन्य सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए धन इस शर्त के अधीन उपलब्ध करा सकेगी कि ऐसे जो शेयर हैं वो सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं खरीदे जाएंगे। समझिए इसे कि एक शीर्ष सोसाइटी है, ये शीर्ष सोसाइटी क्या करेगी? अन्य सहकारी जो सोसाइटियां हैं उनके शेयर खरीदेगी, और उनके शेयर खरीदने के लिए इस शीर्ष सोसाइटी को क्या चाहिए होगा? मोटा धन चाहिए होगा। तो वो धन कौन उपलब्ध करवाएगा? वो धन उपलब्ध करवाएगी सरकार। कौन उपलब्ध करवाएगी? सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब सरकार की इसमें क्या होनी चाहिए? अनुमति होनी चाहिए। ओके, तो शीर्ष सोसाइटी अन्य सहकारी सोसाइटी के शेयर तभी खरीद सकेगी जब यहाँ पर सरकार की अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी, समितियों को ऋण देना या अग्रिम देना। समितियों को क्या दिया जाएगा? सरकार द्वारा लोन दिया जाएगा या फिर कोई एडवांस दिया जाएगा। तो ये वाली वित्तीय सहायता भी सरकार यहाँ पर सोसाइटी को करवाती है। पॉइंट नंबर डी, समिति द्वारा जारी डिबेंचर। डिबेंचर एक तरीके से आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड पेपर्स मान सकते हैं, ठीक है, पर मूलधन और ब्याज के भुगतान की गारंटी। जो डिबेंचर होते हैं उसका मूलधन होता है और साथ ही क्या होता है? इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट होता है, के भुगतान की गारंटी कौन देता है? यहाँ पर सरकार ही यहाँ पर गारंटी देती है। पॉइंट नंबर ई, सोसाइटी की शेयर पूंजी और उस पर जो लाभांश होता है, जो भी लाभांश मिलता है उस पर निर्धारित दर पर पुनर्भुगतान की गारंटी, यानी कि यहाँ पर जो रीपेमेंट होता है उसके ऊपर भी गारंटी सरकार ही देती है। इस प्रकार सरकार द्वारा तय की गई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वापस से क्या हो सकेगा? सोसाइटी को रीपेमेंट हो सकेगा। किसके ऊपर? शेयर पूंजी पर और लाभांश पर। आगे बढ़ते हैं हम धारा नंबर 44(1) में एफ पार्ट पर। सहकारी सोसाइटी को दिए उधार तथा अग्रिम के मूलधन का चुकता क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर
वापस लौटाना पड़ता है, आप किसी से उधार लेते हैं, एडवांस लेते हैं तो करने और उन पर ब्याज का भुगतान करने की गारंटी भी कौन करती है? सरकार ही करती है। यदि सहकारी सोसाइटी किसी अन्य वित्तीय संस्था से क्या करती है? कोई लोन लेती है, कोई उधार लेती है, कोई भी एडवांस लेती है, कौन लेती है? सोसाइटी। तो ऐसे केस में जो सरकार होती है यहाँ पर क्या ले लेती है? गारंटी ले लेती है कि आप बेफिक्र होकर के सोसाइटी को आप लोन दे दीजिए, इनको जितने भी पैसे चाहिए इनको आप दे दीजिए। इसके जिम्मेदार कौन होगी? राज्य सरकार होगी। पॉइंट नंबर एफ क्लियर। देखते हैं पॉइंट नंबर जी। किसी सहकारी सोसाइटी को सब्सिडी देते हुए, क्या देते हुए? सब्सिडी देते हुए किसी भी अन्य रूप में भी वित्तीय सहायता सरकार कर सकती है। सब्सिडी सब लोग जानते ही होंगे, जैसे कि एक तो गैस सिलेंडर को देख सकते हैं आप कि इस पर सब्सिडी मिला करती है। पहले कुछ ज़्यादा मिलती थी और आजकल तो बहुत ही ये कम हो गई है। ठीक है, एक तो गैस सिलेंडर की बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, जैसे इंदिरा रसोई का कार्यक्रम भी चल रहा है अभी राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, सबने नाम सुना होगा। इंदिरा रसोई में 8 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 रुपये में तो एक थाली का खाने का खर्चा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो पैसे बनते हैं खाने के, वो कौन देती है? यहाँ पर सरकार देती है। लेकिन लोगों को तो इजी वे में 8 रुपये में वो थाली अवेलेबल हो जाती है। और बाकी का जो एक थाली का खर्च पड़ता है, सपोज 40 रुपये की एक थाली का खर्च पड़ता है, तो बाकी के 32 रुपीज़ कौन पे करेगी? यहाँ पर सरकार पे करती है। ओके, जो लोग भी इंदिरा रसोई यहाँ पर चलाते हैं उनको। तो ये एक तरीके से क्या हो गई? सब्सिडी हो गई। तो सब्सिडी के रूप में सरकार क्या करती है? सहकारी सोसाइटियों को सहायता प्रदान करती है। अब इसको रिलेट करते हैं अपन सहकारी सोसाइटी से कि इसमें सब्सिडी का क्या रोल होता है। जैसे सहकारी सोसाइटी ने किसानों को क्या दिया? लोन दे दिया। ओके, लेकिन जो किसान हैं अब उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं। सहकारी सोसाइटी ने लोन दिया, किसको दिया? लोन किसानों को दे दिया। लेकिन किसान जो हैं वो सूखा पड़ने के कारण, बाढ़ आ जाने के कारण, किसी भी हालात हो जाने के कारण वापस इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? किसानों का जो ऋण है वो माफ़ भी करवा सकती है। तो किसानों का तो ऋण माफ़ हो गया, लेकिन अब सहकारी सोसाइटी का क्या? उसने तो पैसे दिए थे। ठीक है, तो अब उसकी भरपाई कौन करेगी? सरकार यहाँ पर करेगी वित्तीय सहायता दे करके। तो किसानों का जितना भी लोन था उसको कौन पे करेगी? यहाँ पर सरकार पे करेगी। ओके, आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सहकारी सोसाइटी को सब्सिडी किस तरीके से देती है और किस तरीके से वो इसकी सहायता भी करती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए धारा नंबर 44, उपधारा कौन सी आ गई है? यहाँ पर 2। उपधारा 2 इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। सरकार को लाभांश या ब्याज उस दर से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा जिस पर सोसाइटी अन्य शेयर धारक को देती है। देखिए यहाँ पर 2 तरह के शेयर हैं। एक तो नॉर्मल, इसके जो कस्टमर होंगे, सदस्य होंगे, कोई भी आम आदमी है, कोई भी अन्य संस्था है, वो क्या करेगी? सोसाइटी के शेयर अपने पास रखती है। तो इसकी एवज में क्या होता है? सोसाइटी भी उनको कुछ इंटरेस्ट या कुछ लाभांश देती है। ठीक है, कोई भी लाभांश देती है, किसी भी दर से देती है। तो जो भी आम आदमी के लिए जो भी परसेंट होगी, इसकी जो भी दर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, उससे ज़्यादा कभी भी ये सरकार को पे नहीं करेगी। इस दर के बराबर या फिर इस दर से कम, इस दर के बराबर या फिर इस दर से कम जो है वो सरकार के लिए हो सकती है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होगी। किसके केस में? सरकार को देने के केस में, क्योंकि सरकार ने भी तो यहाँ पे निवेश किया हुआ है ना। सरकार ने भी यहाँ पर क्या किया हुआ है? सोसाइटी में निवेश किया हुआ है। तो इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट सरकार को भी जाएगा सोसाइटी के द्वारा। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से या तो कम होगी या फिर बराबर होगी, लेकिन ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो ये है धारा नंबर 44(2). बढ़ते हैं आगे। धारा नंबर 45। धारा नंबर 45, प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी स्टेट पार्टनरशिप फंड्स। मुख्य तथा
पूरक राज्य भागीदारी निधि, सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, और सहायक भी मान सकते हैं आप, किसी की सहायता के लिए या जो किसी के साथ में होता है, सब्सिडियरी। ठीक है, प्रिंसिपल यानी कि मुख्य और सब्सिडियरी का मतलब उसकी सहायक। स्टेट पार्टनरशिप फंड की यहाँ पर बात हो रही है, राज्य भागीदारी निधि। धारा 45 की शुरुआत करते हैं दो अच्छी पंक्तियों से। फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, फिर से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। चलिए पढ़ते हैं। धारा नंबर 45(1) शीर्ष सोसाइटी सरकार द्वारा उपलब्ध धन से एक निधि स्थापित करेगी। हमने यहाँ पे पीछे किसके बारे में बात की थी, निधि की बात की थी। देखिए एक बार वापस से देख लीजिए, दो निधियां हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, एक तो मुख्य निधि होगी और एक सहायक निधि होगी, राज्य भागीदारी, मुख्य और सहायक। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। शीर्ष सोसाइटी, बात किसकी हो रही है यहाँ पर, शीर्ष सोसाइटी की बात हो रही है। तो शीर्ष सोसाइटी सरकार द्वारा उपलब्ध धन से एक निधि स्थापित करेगी। तो ध्यान ये रखना है कि निधि स्थापित कौन करेगा, शीर्ष सोसाइटी स्थापित करेगी, और उसका क्या नाम होगा, मुख्य राज्य सहकारी भागीदारी निधि। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये जो मुख्य राज्य भागीदारी निधि होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, उसका निर्माण होता है शीर्ष सोसाइटी के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपेक्स सोसाइटी भी बोलते हैं। और इसमें धन कौन उपलब्ध करवाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, क्योंकि जो शीर्ष और सहायक राज्य भागीदारी निधि है इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसको साथ साथ में पढ़ते चलिए कि मुख्य राज्य भागीदारी निधि को कौन स्थापित करता है, शीर्ष सोसाइटी स्थापित करती है। दूसरी बात, किसकी सहायता से, सरकार की सहायता से, कहने का मतलब धन कौन उपलब्ध करवाता है, गवर्नमेंट। ओके, और उसका जो प्रयोग है वो किन किन कार्यों के लिए होता है ये हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। धारा नंबर 45(1) में पॉइंट नंबर ए देख लेते हैं यहाँ पर कि ए, अन्य सहकारी समितियों में सीधे शेयर खरीदना। हमने क्या पढ़ा है अभी, मुख्य की बात कर रहे हैं अपन, मुख्य राज्य भागीदारी निधि। पॉइंट नंबर ए, अन्य सहकारी समितियों में सीधे शेयर खरीदना। क्या कार्य होगा मुख्य राज्य भागीदारी निधि का, कि वो किसी भी अन्य सहकारी समिति में डायरेक्टली अब कोई भी शेयर परचेज कर सकती है। सेकंड कार्य इसका क्या होगा, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी को प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के शेयर खरीदने के लिए, ध्यान से पढ़िएगा, केंद्रीय जो सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको क्या करेंगे, ये धन उपलब्ध करवाएगी। क्यों धन उपलब्ध करवाएगी, ताकि जो केंद्रीय सहकारी सोसाइटी है वो प्राथमिक सहकारी सोसाइटियों के शेयरों को खरीद सके। तो कौन किसके शेयर खरीद रहा है, केंद्रीय सहकारी समिति प्राथमिक सहकारी समिति के शेयर खरीद रही है, और इसको धन कौन उपलब्ध करवाएगा, इस हेतु इसको धन उपलब्ध करवाएंगे मुख्य राज्य भागीदारी निधि। पॉइंट नंबर सी देखिए, थर्ड कार्य क्या है, सरकार को नियमानुसार संदाय करने, यानी गवर्नमेंट को भी क्या करेगी ये, इसमें इस धारा में जो भी उपविधियाँ दी गई है उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस भागीदारी निधि को सरकार को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके 3 काम याद रखिएगा। पहला काम सीधे शेयर खरीद सकती है, दूसरा काम केंद्रीय सहकारी सोसाइटी को धन उपलब्ध करवा सकती है, तीसरा काम सरकार को पेमेंट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं धारा नंबर 45(2) पर। धारा नंबर 45(2) ये कहती है कि कोई केंद्रीय सोसाइटी जिसे किसी अपेक्स सोसाइटी द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाए वो क्या है,
मुख्य राज्य भागीदारी निधि से। धन कहाँ से उपलब्ध करवाया जाएगा? मुख्य राज्य भागीदारी निधि से। तो ऐसे धन से क्या होगा? एक निधि स्थापित होगी और उस निधि का नाम क्या होगा? सहायक राज्य सहकारी निधि। ओके, तो देखिए धन कहाँ से आ रहा है? मुख्य राज्य भागीदारी निधि से। पहले कहाँ से आ रहा था? आपको पता होगा, गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा था। तो देखिए कोई केंद्रीय सोसाइटी जिसे किसी अपेक्स सोसाइटी द्वारा धन उपलब्ध कराया जाए, और अपेक्स सोसाइटी किस निधि से धन लेगी? मुख्य राज्य भागीदारी निधि से, क्योंकि इसका निर्माण करने वाली भी कौन है? अपेक्स सोसाइटी खुद ही है, जिसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे धन से एक निधि स्थापित होगी और उस निधि का नाम क्या होगा? सहायक राज्य भागीदारी निधि। एक बार इन दोनों निधियों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि यहाँ पर स्थापित करने वाला कौन है और धन की हेल्प करने वाला कौन है। बात कर लेते हैं मुख्य राज्य भागीदारी निधि की और सहायक राज्य भागीदारी निधि की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन मुख्य और यहाँ लिख लेते हैं हम सहायक। तो सहायक में स्थापित कौन करता है? शीर्ष समिति करती हैं और धन कौन उपलब्ध करवाता है? गवर्नमेंट। ठीक है, और मुख्य में स्थापित कौन करवाएगा? केंद्रीय सोसाइटी। कौन स्थापित कर रहा है? केंद्रीय सोसाइटी। और धन कौन दे रहा है यहाँ पर? अपेक्स, यानी कि शीर्ष सोसाइटी। क्लियर है ये? इससे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से एक बार वापस से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि स्थापित किसके द्वारा होती है? मुख्य राज्य भागीदारी निधि। और धन किसके द्वारा यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। धारा नंबर 45(2) में अब हम देख रहे हैं उसके कार्य। मुख्य राज्य भागीदारी निधि के कार्य। पॉइंट नंबर ए, प्राथमिक सोसाइटी में शेयर खरीदने के लिए यहाँ पर जो शेयर खरीदेगी मुख्य निधि, वो किसके शेयर खरीदेगी? प्राथमिक सोसाइटी के शेयर। ठीक है, पॉइंट नंबर बी देख लीजिए। शीर्ष सोसाइटी को नियमानुसार संदाय करने के लिए, यहाँ पर ये जो मुख्य निधि है वो किसको पेमेंट करेगी? मुख्य निधि पेमेंट करेगी शीर्ष सोसाइटी को, और वहाँ पर जो सहायक निधि थी वो किसको पेमेंट कर रही थी? गवर्नमेंट को। किसको पेमेंट कर रही थी? गवर्नमेंट को। तो ये अंतर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारा नंबर 45(2) में नेक्स्ट पॉइंट से हमारे हैं कि मुख्य या सहायक भागीदारी निधि में जमा कोई रकम किसी भी सोसाइटी का भाग नहीं होगी। इन दोनों निधियों में जो भी पैसा जमा होगा वो क्या होगा? किसी भी सोसाइटी का भाग नहीं होगा। न ही शीर्ष सोसाइटी का भाग होगा, ना ही केंद्रीय सोसाइटी का भाग होगा। इन दोनों का नाम क्यों लिया है? क्योंकि इनको बनाने वाली यही सोसाइटियां हैं। शीर्ष सोसाइटी किसको बनाती है? मुख्य को। और केंद्रीय सोसाइटी किसको बनाती है? सहायक निधि को। ठीक है, लेकिन इस पर इनका कोई भी भाग यहाँ पर नहीं होगा। तो किसका होगा? देखते हैं। ऐसी सोसाइटी के परिसमापन की स्थिति में, जब ये क्लोज हो जाएगी, वाउंड अप हो जाएगी या डिसॉल्व हो जाएगी, जब ये सोसाइटी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा समस्त धन किसके खाते में चला जाएगा? सरकार के खाते में चला जाएगा। मुख्य राज्य भागीदारी निधि का धन किसके खाते में जाएगा? सरकार के खाते में। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही कंसेप्ट्स पे बनते हैं कि जो मुख्य राज्य भागीदारी निधि है उसका जमा धन कहाँ जाएगा? सरकार के पास ही जाएगा, क्योंकि सहायता किसने की थी? सरकार ने ही की थी ना, तो उसी के पास जाएगा। कब? जब सोसाइटी का क्या हो जाए? परिसमापन हो जाए या विघटन हो जाए। तो देखिए, और सहायक राज्य भागीदारी निधि में जो जमा धन है वो कहाँ पर चला जाएगा? हाँ, कहाँ चला जाएगा? ये जमा धन कहाँ जाएगा? मुख्य राज्य भागीदारी निधि में, क्योंकि इसको पैसा किसने अवेलेबल करवाया था? सहायक राज्य भागीदारी निधि को मुख्य राज्य भागीदारी निधि के तहत ही दिया गया था पैसा।
इसीलिए ये जो जमा धन है वो भी कहाँ चला जाएगा वापस से, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में। धारा नंबर 46 लास्ट धारा है इस चैप्टर की। थोड़ा और पेशेंस बनाए रखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला भी। इंडेमनिटी ऑफ अपेक्स एंड सेंट्रल सोसाइटीज, किसकी बात कर रहे हैं अपन, इंडेमनिटी की, यानी कि क्षतिपूर्ति जो हो जाती है, क्षति की जो पूर्ति की जाती है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो शीर्ष और केंद्रीय सोसाइटी ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा निधियाँ बनाई जाती हैं। तो इनकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से होगी, आइए पढ़ते हैं धारा नंबर 46 में। धारा नंबर 46 की उपधारा 1, सहकारी सोसाइटी जिसमें शेयर मुख्य राज्य भागीदारी निधि से खरीदे गए हैं, उसका परिसमापन होने पर सरकार का शीर्ष सोसाइटी के विरुद्ध हानि के संबंध में कोई दावा नहीं होगा। यानी कि शीर्ष सोसाइटी को यदि कोई हानि होती है, यदि शीर्ष सोसाइटी को कोई हानि होती है परिसमापन होने पर, तो क्या होगा, सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगी। सरकार ऐसे में कोई भी हेल्प यहाँ पर शीर्ष सोसाइटी को नहीं करेगी। उसने जो धन लगाने में हेल्प की वो तो कर दी, लेकिन यदि इस सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है तो परिसमापन के केस में जो भी यहाँ पर लॉस होगा, जो भी लॉस होगा वो किसको उठाना पड़ेगा, खुद सोसाइटी को ही उठाना पड़ेगा। ये बात धारा नंबर 46 उपधारा 1 में कही गई है। ओके, लेकिन जो सरकार है वो समापन की कार्रवाइयों में अपेक्स सोसाइटी द्वारा जो भी धन प्राप्त होगा उसकी हकदार होगी। यानी कि सरकार लॉस तो उठाने को तैयार नहीं है, लेकिन जो धन की प्राप्ति होगी वो धन की प्राप्ति किसके द्वारा होगी, खुद गवर्नमेंट के द्वारा होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग धारा नंबर 46(1). इसी तरीके से जैसे हमने अभी मुख्य की बात की है, वही बात हम अब राज्य भागीदारी निधि, सहायक राज्य भागीदारी निधि के लिए करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 46(2) सहायक राज्य भागीदारी निधि से शेयर खरीदने वाली सहकारी सोसाइटी का यदि क्या हो जाता है, परिसमापन हो जाता है, ऐसी सोसाइटियाँ जो सहायक राज्य भागीदारी निधि से शेयर खरीदती है, यदि उनका वाउंड अप हो जाता है तो इसमें न तो सरकार और न ही अपेक्स सोसाइटी जो है जिम्मेवार होगी। किसके लिए, जो भी लॉस होगा, क्योंकि परिसमापन होगा, उसको वो जो सोसाइटी है वो ख़त्म हो रही है तो कुछ ना कुछ उसको घाटा आया है, कुछ ना कुछ उसकी हानि हुई है, तभी उसको बंद करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी हानि होगी ना, उसको सरकार या अपेक्स सोसाइटी को उससे कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हानि से मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी धन प्राप्त होगा, जो भी धन इस कार्यवाही में प्राप्त होगा, उसे कौन ले लेगी, उसे केंद्रीय सोसाइटी ले लेगी। कौन ले लेगी, केंद्रीय सोसाइटी। लेकिन अपेक्स सोसाइटी के परिसमापन पर केंद्रीय सोसाइटी द्वारा प्राप्त धन की हकदार होगी, और धन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा करवाया जाएगा। तो यहाँ पर हकदार कौन होंगी, केंद्रीय सोसाइटी होगी। धन की हकदार कौन होगी, केंद्रीय सोसाइटी। और ये जो धन है वो किस पे जमा हो जाएगा, मुख्य राज्य भागीदारी निधि में जमा हो जाएगा। इस चैप्टर को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, उसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि जो राज्य सरकार होती है उन्हें इन सोसाइटियों को वित्तीय सहायता क्यों देनी पड़ती है। जैसे कि आपने यस बैंक का नाम तो सुना ही होगा। किसका नाम, यस बैंक का नाम, यस नो, ओके, यस बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले साल यस बैंक की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह ऑलमोस्ट डूबने ही वाला था, मतलब यस बैंक बंद होने वाला था। तो उस कंडीशन में सरकार ने आरबीआई के साथ क्या किया, सरकार ने आरबीआई के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसको डूबने से बचाया, जिसमें उसने बड़े फाइनेंशियल बैंक
यानी कि वित्तीय बैंक जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक को इन्होंने क्या किया, निर्देश दिए कि यस बैंक को बचाने के लिए इन बैंकों को यस बैंक के शेयर खरीदने होंगे। क्या खरीदने होंगे? जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग जानते होंगे इस बारे में। इनके क्या खरीदे गए? यस बैंक के शेयर खरीदे। लेकिन शेयर कैसे खरीदे? कम रेट में खरीद लिए, जिससे कि क्या हो, यस बैंक से जुड़े सभी व्यापार और कस्टमर ऐसे के ऐसे ही बने रहें, कोई भी कस्टमर ना बिगड़े। ठीक है, इतना बड़ा आप जो है व्यापार लेकर के चले हैं और फिर वो ख़त्म हो जाए तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो किसी प्रकार की किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर सरकार का ये सोचना था। तो इसका परिणाम ये रहा कि यस बैंक का जो व्यापार है वो वैसा का वैसा वापस बना रहा और कस्टमर को भी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। इसी एग्जाम्पल के साथ आपका ये जो चैप्टर है ख़त्म होता है यहीं पर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी रेडी फॉर MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 7 in next class.